वेलकम बैक नाज़रीन। वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं जहाँ पे ख़त्म किया था। फ़ानी साहब, मेजर साहब ने भी कुछ चीज़ों की तरफ इशारा किया। जंग के ज़ाहिर है कई डायनामिक्स होते हैं जी। मीडिया वार भी होती है, सोशल मीडिया वार भी होती है, एक प्रोपेगेंडा वार भी हमने देखी, साइबर वार देखी, फिर टेक्नोलॉजी की जो मेन जंग होती है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो बयानिए की जंग होती है, नैरेटिव की। ईरान अपने बयानिए के साथ पूरी ताकत के साथ, पूरी जुर्रत के साथ खड़ा है। और ये ऐसे हालात के अंदर फ़ानी साहब ये ज़रूर इसका अहाता कीजिएगा कि ईरान ने ये सारे महाज़ों के ऊपर जिनका मैंने जिक्र किया, इसके बावजूद कि इज़राइल के बिलियंस डॉलर लग रहे हैं मीडिया मैनेजमेंट पे, सोशल मीडिया पे उनका कंट्रोल है, सारी एप्स उनके पास हैं, एक्स उनका है, फेसबुक उनकी है, फिर भी ईरान छाया हुआ है और ईरान अपना मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंचा रहा है। और वो काउंटर ईरान का जो नैरेटिव है वो उनके प्रोपेगेंडे को काउंटर कर रहा है, और ये पहली दफ़ा हो रहा है। जी बिल्कुल जुल्फ़कार राहत साहब, आप इस जंग से पहले अगर देख लें तो पूरी दुनिया के अंदर जो इज़राइल के हवाले से सेंटीमेंट्स थे इस अमेरिका के अंदर, हु कैन थिंक कि इस अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट्स जैसे जो लोग हैं, कांग्रेसमैन 100 कांग्रेसमैन जो हैं वो इज़राइल के ऊपर हर तरह का एम्बार्गो लगाने की बात करेंगे कांग्रेस के अंदर। कौन ये सोच सकता था कि अमेरिका के अंदर जो वहाँ की यूथ है 80% पोल्स के अंदर वो इज़राइल के ख़िलाफ़ बात करेगी। कौन ये सोच सकता था कि वो तमाम हार्ड लाइनर और हॉकिश लोग कि जो अल्टीमेटली ईरान के भी के खिलाफ हॉकिश थे और इजराइल के प्रोपोगेंडे के तनाजुर में हमेशा वो इजराइल को बैक करते थे, वो भी हम देखते हैं कि जैसे चार्ली की वो नो किंग वार, वाकया हुई थी, नो किंग मूवमेंट शुरू हो जाएगी, मूवमेंट वहां पे शुरू हो गई। तो ये सारी की सारी कहने का थैंक्स टू द अल्टरनेट मीडिया जुल्फ़कार साहब। जब तक ये मेन स्ट्रीम मीडिया था तब तक हम देखते हैं कि जितने भी जूस या जूविश लॉबी है एपैक, उसने कांग्रेस के ऊपर भी अपने पैसे की वजह से डोमिनेट किया हुआ है, और मीडिया भी सारे का सारा अल्टीमेटली राइट टू एग्जिस्टेंस फॉर इजराइल के नाम पे वो हमेशा ये बात करता है कि इजराइल को एग्जिस्ट करने का राइट हासिल नहीं है, लिहाजा वो अपने राइट ऑफ एग्जिस्टेंस के अंदर बेशक पूरे फ़लस्तीन को तबाह कर दे, पूरे गाजा को तबाह कर दे, 7 फ्रंट्स के ऊपर जंगे जो है वो शुरू कर दे, तो इजराइल को कोई ना पूछे क्योंकि उसको जीने का हक हासिल है और बाकी सारों को वो जीना खत्म कर दे। अल्टीमेटली इस देखें, जब बयानिया बनाना होता है ना तो बयानिया सिर्फ हवाओं में नहीं बनता। बयानिया बनाने के लिए पीछे शहादतों की जरूरत है, एविडेंसेस की जरूरत है, इंपीरिसिज्म की जरूरत है, इंपीरिकल एविडेंसेस की जरूरत है। जब दुनिया ये देखती है, इस वक्त आप देख लें पूरे सोशल मीडिया पे, आप मीर शाइमर को सुन लें, जितने भी लेफ्ट ऑफ द सेंटर लोग हैं, आप ट्रीटा पारसी को सुन लें, आप डॉगलस को सुन लें, जितने भी अमेरिका के सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, नेटो के प्रीवियस सरबराहान हैं, सारे के सारे अमेरिका के जो पेंटागन के अंदर काम कर चुके हैं, वो अल्टरनेट मीडिया के अंदर आते हुए एक ही बात कर रहे हैं कि जिस दिन खामनाई साहब के ऊपर अटैक हुआ था और खामनाई साहब की शहादत हुई थी पहले ही अटैक में, दैट वाज द मोमेंट जब अमेरिका ये जंग हार चुका था। क्योंकि ये लीडर्स होते हैं जिन्होंने अल्टीमेटली कल को डिप्लोमेसी करके आपको टेबल के अंदर लाना है। जब आपने 72 उनके लीडर्स को डीकैपिटेट कर दिया, तो अल्टीमेटली जब दुनिया शहादतों को देख रही है, दुनिया एविएशन की शहादतों को देख रही है कि कहां कहां 5th फ्लीट के ऊपर अटैक हुआ है, कहां कहां क्या लुदैत एयरबेस पे अटैक हुआ है, कहां मुवाफिक एयरबेस जो था जॉर्डन के अंदर, वहां पे तो उनके सिपाही जो हैं वो मारे जा चुके हैं अमेरिका के। अब ये एविडेंस सारी की सारी सेंटकॉम को खुद देना पड़ रही है, पेंटागन को खुद देना पड़ रही है। लिहाजा जब भी आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है या आप ये चाहते हैं कि कल को सफारती तौर पर आपकी बात मानी जाए, जब तक उस सफारतकारी के पीछे आपकी मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर नहीं होगी, जब तक प्रोजेक्शन ऑफ पावर नहीं होगी, जब तक रेजिलियंस नहीं होगी, तब तक दुनिया कभी भी आपकी सफारतकारी में आपकी शराइत के ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं करेगी। पहले भी एमओयू पे अमेरिका आया था तो ईरान ने मजबूर किया था अमेरिका को कि आप एमओयू के ऊपर आओ, और अब भी जब अमेरिका दोबारा से जंग बंदी की तरफ आएगा और उन तमाम शराइत के ऊपर मानेगा जो शराइत ईरान रख रहा है, तो वो भी ईरान अपने मसल्स को शो करके अमेरिका और इजराइल को यह बताएगा कि आपने मेरी कंडीशंस के ऊपर यह एग्रीमेंट करना है। तो बुनियादी तौर पर जहां उन्होंने बर्री, हालांकि नेवी ईरान की इंतहाई कमजोर है,
लेकिन हम देखते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर वो 1700 किलोमीटर दूर उनके बहरी जो तैयारा बरदार बहरी बेड़े हैं वो खड़े हैं। ठीक है, दोबारा अब्राहम लिंकन कहां पे गया, दोबारा नजर नहीं आया है। ठीक है, जो फोर्ड था उनका वो कहां पे गया, दोबारा नजर नहीं आया है, वो सारे रिपेयर हो रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर ईरान ने, ट्रंप कहता है मैंने नेवी तबाह कर दी, तो जहाज उसके 1700 किलोमीटर दूर खड़े हैं। वो कहता है मैंने इनकी एयरफोर्स तबाह कर दी। तो हर दूसरे जो जगह है अमेरिका की, वहां पे ईरान जो है वो अटैक करी जा रहा है। वो कहता है मैंने इसको एटॉमिक बॉम्ब भी मैंने तबाह कर दिए हैं, फिर वो कहता है कि ईरान को मैं एटम बॉम्ब नहीं बनाने दूंगा। तो बुनियादी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो इंटरनल एक्सटर्नल मीडिया का, अब देखिए ना कैसे कोई सोच सकता था कि 80% अभी जो रिसेंट पोल्स हुए हैं, 80% जो पॉपुलेशन है अमेरिका की जो नौजवानों पर मुश्तमिल है वो इस जंग के खिलाफ है। मतलब ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन वॉर्स ये हुआ है कि पहले आप इराक पे आए थे, पब्लिक आपके पीछे खड़ी थी, मीडिया आपके पीछे खड़ा था। आप लीबिया में गए, सिक्योरिटी काउंसिल आपके पीछे खड़ी थी, मीडिया आपके पीछे खड़ा था, दुनिया आपके पीछे थी। आपने कहा इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, दुनिया ने मान लिया, मीडिया आपके साथ था। अब नहीं मान रही मीडिया को क्यों नहीं मान रही? एक फानी साहब, मीडिया को एक टूल के तौर पे, प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे उन्होंने यूज किया। इराक के अंदर भी, इधर अफगानिस्तान के अंदर भी, जहां भी गए वो। लेकिन अब ऐसे ही देखिए, वो फर्स्ट टूल वर्ल्ड वॉर से ही जो गोएबल्स था ना, उसको फादर ऑफ प्रोपोगेंडा कहा जाता था, जो हिटलर का जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी था। और वहीं से पूरी दुनिया के अंदर तमाम अमेरिका हो, रूस हो, बड़ी ताकतें हो, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो थी वो प्रोपोगेंडे के लिए बनाई थी। और अल्टीमेटली हम फिर देखते हैं कि हॉलीवुड की मूवीज कैसे रशिया के खिलाफ इस्तेमाल होती रही, और फिर आप देखते हैं कि इन्हीं मूवीज का इस्तेमाल करके इस्लाम को भी उन्होंने मिलाइन किया कि ये एक दहशतगर्द मजहब है। तो मीडिया जो है वो बड़ा इंटीग्रल पार्ट होता है आप प्रोपोगेंडा करने के लिए। लेकिन प्रोपोगेंडे को जब आप मैदान जंग में हरा देते हैं, ईरान सिर्फ ये नहीं है कि बाज़-औक़ात कहा जाता है जी हमने ये जंग जो थी मैदान में जीत ली थी, हम डिप्लोमेटिकली हार गए हैं। लेकिन ईरान जहां मैदान में भी जीत रहा है, डिप्लोमेसी के फ्रंट के ऊपर भी मचे हुए जो सफारतकार हैं वो टेबल पे भी जीत रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि ईरान ने वो इस पे सरप्राइज दिए है कि डिप्लोमेसी के फ्रंट के ऊपर ईरान का अपर हैंड है। इस जंग की लेजिटिमेसी पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा जंग को। और ट्रंप खुद डिफेंसिव है और इतने मीलों दूर आके वो हमलावर हुआ है, और वो सारे दुनिया आप कह रही है कि इस पे ईरान डिफेंस कर रहा है। और ईरान का एक और कमाल भी फ़ानी साहब ये है कि उसने पहले किसी के पे उस तरह अटैक नहीं किया। जब भी उस पर अटैक होता है वो अपने दफा के ऊपर वो उसका जवाब देता है। तो बहरहाल अमेरिका का एक भरम भी उसने ख़त्म किया, एक सुपर पावर का, उसके B-2 बम्बर जैसे जहाज़ को ना सिर्फ लॉक किया, उनको गिराया। इसराइल का बारे में एक इम्प्रेशन था कि एक बड़ी सुपर पावर है, उसको छेड़ा नहीं जा सकता, उसको मुकाबला नहीं किया जा सकता, वो खा जाएगा। ईरान ने उसको भी पूरी तरह से उसकी तबीयत साफ़ की। और फ़ानी साहब, मैं चाहूँगा इस मौके के ऊपर एक इकबाल का शेर, पहले भी मैंने एक दिन बयान किया था। 100 साल पहले इकबाल ने ईरान के बारे में, फ़ानी साहब, ये कहा था कि घर तेहरान हो आलम मशरक़ का जनीवा, घर तेहरान हो, घर तेहरान हो घर आलम मशरक़ का जनीवा, शायद कुराए अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। ये 90 साल पहले कहा है सर। मेजर साहब, आपसे मैं चाहूँगा कि इस पे इनपुट के ये जो 2-3 चीज़ें आपने बताई, एक फीफा कप था, एक बजट था, एक मिड टर्म इलेक्शन थे, 3-4 चीज़ें थी जो ट्रंप को परेशान कर रही थी। नो किंग मोमेंट थी वगैरह वगैरह, और कांग्रेस थी। कांग्रेस की पाबंदी के बावजूद दोबारा वो जंग में आया। ये पॉइंट इसका सर ये है कि कोई किसी इंसान का, किसी लीडरशिप का करैक्टर होता है जो सबसे बड़ा होता है, उसके वर्ड्स के ऊपर लोग यकीन करते हैं। इसने अपने कांग्रेस का भी ख्याल नहीं किया कि जिन्होंने इसके ऊपर पाबंदी लगाई है कि आप लड़ाई में नहीं जा सकते, आप ऐसा काम नहीं कर सकते। इसने पूरे USA की आवाम की और कांग्रेस की सबकी बेइज्जती की है दोबारा लड़ाई लड़के। नंबर 2 जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, ये ऐसे हवा में उठ के नहीं आए, ना इंडिया ने हवा में उठ के पाकिस्तान पे अटैक किया, ना इन्होंने अपने USA ने ईरान पे किया। इनके पास ईरान के अंदर राह काम कर रही थी, मुसाद काम कर रही थी, और CIA के एजेंट अपनी जगह पे, सारी जगह पे काम कर रहे थे। सिमिलर लाइन पे पाकिस्तान के अंदर भी पूरी इंफॉर्मेशन थी कि अवाम
काफ़ी सारी अवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ है या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, और दिस इज़ द गोल्डन चांस कि हम इसके ऊपर पाकिस्तान पे अगर आप लोग अटैक करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। सिमिलर लाइन पे ईरान के ऊपर था कि अवाम उनके ख़िलाफ़ है और आप जैसे अटैक करेंगे वहाँ पे रजीम चेंज हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये दो चीज़ें हुई हैं। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया, पूरी की पूरी कौम एक होकर, एक यूनाइटेड होकर, जिसमें सारी पार्टियां भी शामिल है, पॉलिटिकल भी, उलमा कराम भी है, बाकी लोग भी हैं, सब ने एस्टेब्लिशमेंट के पीछे भी खड़े हुए, हुकूमत के पीछे भी खड़े हुए, लेकिन वो सबसे बढ़कर पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। सिमिलर लाइन पे ईरान के अंदर भी यही हुआ है। साहब, इस जंग में तो इंडिया के खिलाफ जो जंग थी, पहले तो मुतालिया पाकिस्तान में हमने सब ने पढ़ा था, और चलो 71 की जंग जो हमारे कुछ दोस्तों ने देखी भी, 65 ज़ाहिर है हमसे बहुत पहले थी और हमने तारीख में पढ़ी थी। ये तो अपनी आंखों के सामने एक एक बच्चे ने इसको विटनेस किया, बल्कि शहरियों ने इसको सेलिब्रेट किया इस तरह के। और इस जंग में भी पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, जंगों से अपॉर्चुनिटी नहीं निकला करती, हारने वाला भी हारता है, जीतने वाला भी हारता है। लेकिन इस जंग से पाकिस्तान की स्पा का दुनिया को पता चला, पाकिस्तान की कैपेसिटी का चला, पाकिस्तान कितने सरप्राइज़ दे सकता है उसका पता चला, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी का चला, साइबर का चला, पाकिस्तान के मीडिया ने अपना आप दिखाया, सोशल मीडिया ने दिखाया। तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ने एक पूरी दुनिया के अंदर अपना सिक्का जमाया। तो ये इंडिया के ख़िलाफ़ जो जंग थी उसने बहुत सारी एक तरह से चीज़ें पूरी दुनिया के सामने आश्कार की। मैं सर बाजवा साहब को रिस्पॉन्ड करना चाह रहा हूँ। बाजवा साहब को बिल्कुल करें आगे, तो बाजवा साहब का शो शुरू होने लगा। नवाज साहब के इशू पे हमने जाना है, तो फिर आप ज़रा करिएगा ज़्यादा मुनासिब। मेरे किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, नवाज शरीफ को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो बाजवा साहब लेकिन जो इन्होंने बात की ना, बरामदात पाकिस्तान की बढ़ गई हैं। अच्छा, लोग मजाक में बात करते हैं कि वहाँ से अमेरिकन मिसाइल ईरान बाद में पहुंचता है, पाकिस्तान में कीमतें पहले ज़्यादा हो जाती हैं। जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट एक चीज़ की ज़्यादा हो जाएगी ना, बाजवा साहब मेरी बात सुने, मैंने थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ी है, ठीक है। देखिए वो पता है क्या, वो और बात है, आपने सही तरह नहीं बताई। वो ये इस तरह करें, वो कहते हैं कि दो ममालिक होते हैं जिनकी आपस में जंग होती है, तीसरा मुल्क होता है मुतासरा, वो दोनों ही ठीक होते हैं, मुतासरा वो पाकिस्तान होता है। पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ हो जाए तो दो ममालिक आपस में होते हैं, तीसरा मुतासरा मुल्क पाकिस्तान होता है। अगर पाकिस्तान में ऑयल की प्राइस कम करते हैं ना, मैं 100% श्योरली कह सकता हूँ कि इंडिया के अंदर मोदी की गवर्नमेंट चेंज हो जाती, उसका प्रवामी प्रेशर इतना डेवलप होता कि बेइंतहा। वहाँ तो कॉकरोच पार्टी ने तहस नहस करके रख दिया। आज देखिए मुजाहरे कितने जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट ही बहुत ज़्यादा है तो आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? जब आपको यकीन ही नहीं है कि 1 माह बाद, 3-3 माह, 4-4 माह बाद, पहले एक्सपोर्ट इसलिए होती थी कि एक्सपोर्टर प्लान करते थे कि हमारा एक्सपेंडिचर कितना आना है, बाकी चीज़ें कितनी आनी, हमारा टोटल खर्चा क्या है, कास्ट क्या है, और हम कितना। अच्छा भाई साहब, इस पे आपका दोबारा भी इनपुट लेते हैं। फ़ानी साहब से मैंने तफसीली बात इसलिए की है कि आगे चूँकि नवाज शरीफ का साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, उनके ज़रा सब्जेक्ट को भी टच करना है। अजहर सदीक साहब, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुझे तो आज़ाद कश्मीर का ही प्राइम मिनिस्टर बना दें और मैं अवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। और शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा है कि मुझे आज़ाद कश्मीर का मैं उनको कहता हूँ कि मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म लगा दें। तो शहबाज शरीफ साहब किस कैपेसिटी में लगाएंगे? ये बाजवा साहब से भी पूछते हैं, ये कैसे प्राइम मिनिस्टर लगा सकते हैं शहबाज शरीफ साहब? और नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर लग के करना क्या चाहते हैं? जी तो बहुत शुक्रिया। वो ना किसी ने मुझसे आज पूछा, यार वो जज लगे, मैं क्या इस वक्त जज लगना एक गाली है। इस दौर के अंदर ना इस वक्त प्रोफेशनल वकील कोई जज लगना नहीं चाहता। अच्छा, माजरत के साथ अच्छा नहीं, यानी क्या, यानी ये अच्छा आप हो, मैं भूल जाता हूँ। आप अजहर सदीक साहब अंदर जाओ ही जाओ, तुसी भी ठीक हो सकते, तुसी लगता कोई वो शहबाज शरीफ की गल करने में। अच्छा नवाज शरीफ तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है 12वां खिलाड़ी, पता क्या होता है आपको? वो रेलू कट्टा नहीं कहते उसको, 12वां खिलाड़ी कहते हैं, जो बेचारा बाहर बैठा तमाशा देख रहा होता है। आज बेबसी देखी, सर सेम पेज पे है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब सेम पेज के ऊपर हैं। मैं बेबसी देखी है, वो मिन्नतें कर रहा है कि चलो मुझे पाकिस्तान का वजीर आज़म नहीं, मुझे कश्मीर का वजीर आज़म बना दो। वो जो इस मुल्क का 3 दफा वजीर आज़म रहा हो, वो बेचारा मिन्नतें कर रहा है। किसकी कर रहा है? अच्छा अपने भाई की। वो अपने भाई से मुराद कुछ और है।
वो असद भाई लोगों की बात कर रहा है। अच्छा, कि जिन्होंने बैठ के ये बनाना था, जिन्होंने शहबाज शरीफ को बनाया था। अच्छा, वो वही दिन याद कर रहा है कि जब यहां से चला गया था, डील के साथ पाकिस्तान में आया, रेड कारपेट बिछा, वो कबूतर उड़ाए गए, और फिर एक इश्तिहारी, यानी एक बंदा इश्तिहारी जो सजा याफ्ता है, जिसे जेल में जाना था, वो जेल नहीं गया। देखे ना, यानी वो बेवकूफ बनाने वालों ने बेवकूफ बाजवा बनाया। साहब उनके उसे ना अपना बताया गया। सॉरी अजहर सदीक साहब, उनके सारे केस खत्म हो गए, कोर्ट्स ने खत्म कर दिए। मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं वही बता रहा हूँ, इसको लीडर कहते हैं। और सीखो नेल्सन मंडेला से। सर लीडर है ना, बाहर से आके से। केसों का उन्होंने मुकाबला किया, फेस किए केस। अच्छा, इसको मुकाबला करना कहते हैं। और क्या? अच्छा, इसको मुकाबला बायोमेट्रिक करना एयरपोर्ट पे हुई है, इसी को लीडरशिप। बाजवा साहब, मैं ना, तो वो ना गुल्ली डंडा खेले, याद है आपको? गुल्ली डंडा बचपन में खेला करते थे, वो बड़ा मजा आता था। ऐसे मारना है, ऐसे फेंक दिया, और वो हम ढूंढते रहते थे वो गुल्ली कहाँ गई है यार। फिर वो पिल गोली भी खेला करते थे यार। खुदारा ना यार, मजाक ना करे इस कौम के साथ। अगर सही लीडर होता ना, वो कहता मैंने आना नहीं, मैं कोई डील पे यकीन नहीं करता, और बर्दाश्त करता। बाजवा साहब, मुलाजिम, मैं एक बात खत्म कर लूं, सर एक बात खत्म कर लूं। देखिए, मैं बड़ी अदब से साथ अर्ज करूं, जरा इलेक्शन तो जीत के दिखाएं वहां पर, वहां जाके देखे तो सही ना हालत क्या है। कश्मीरियों से पूछे, मेरी तो बात हो रही होती है हर रोज। वहां नून ले, ओ भाई वहां मुझे तो पता यही चल रहा है, जमानतें सब तो नहीं है वहां पर। अच्छा, वहां इनकी, और ऐसा तो भाई वो तो कह रहे हैं 33 सीटें हैं, 33 की 33 मुस्लिम लीग नून जीत सकती अच्छा, है। ਉਹ 33 आने ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, 33 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, 33 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ। बाजवा साहब, नवाज शरीफ साहब गिलगित बल्तिस्तान भी गए थे, तो फिर वहां पे इलेक्शन हार गई आपकी पार्टी। अब वो कश्मीर भी गए हैं, बड़े अज़म के साथ उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया है। उन्होंने कहा कि मैं दोबारा रावलाकोट आऊँगा, मुजफ्फरगढ़ आऊँगा, सॉरी मुजफ्फराबाद आऊँगा, और यहाँ की डेवलपमेंट को पंजाब के लेवल पे लेके आऊँगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है कश्मीर के लिए। सर गुजारिश ये है कि आप जो छोटी छोटी मट्ठी शरारतें करना शुरू कर दिए ना आपने, किसने? ये जरा और बात है। जिस तरीके से आपने जिस तरीके से आपने मियां नवाज शरीफ साहब की स्पीच को इंटरप्रेट किया है ना, मैं आपको दाद देता हूं। नहीं, और नहीं, आपकी जो उन्होंने ऐसे ही कहा कि शहबाज शरीफ साहब को, मैं नहीं ऐसे ही कहा कि शहबाज शरीफ साहब को कहता हूं। मुझे इस बात का इल्म है, ये एक सियासी तकरीर थी, ये एक जलसा में तकरीर थी। अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को, उनको राजी करने के लिए नहीं, बड़ी अच्छी बातें की है। उन्होंने कहा पंजाब, उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब के लेवल पे कश्मीर की डेवलपमेंट लेके आएंगे। मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूं। और मैं ठीक है, और अगर सदीक साहब तो दिल पे ही ले गए। इनके तो दिल को पता नहीं क्या हो गया कि वो ही तरले कर रहा है, मिर्चे कर रहा है। अगर साहब जरा थोड़ा सा मतलब क्या बात आप करते हैं? मिलते ही तो है, मैंने और यार कैसी मिलते हैं अगर साहब, ये मिलते हैं यार। ये एक इलेक्शन कैंपेन थी जी, और सारी इलेक्शन कैंपेन थी, और आपने जुल्फ़कार राज साहब की बात को भी उनसे ज्यादा इंटरप्रेट किया जी। क्या बात है? नहीं, मियां साहब खुद भी कश्मीरी हैं, कश्मीरियों के साथ उनका दिल धड़कता है, वो कश्मीर की खिदमत करना चाहते हैं, और हमें तो इस पे बड़ा लेकिन वहां उसके लिए जरूरी है कि वहां का वोटर होना जरूरी है वहां। इसलिए उनको पता है कि वो वहां से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अच्छा। उसके प्राइम मिनिस्टर या सदर नहीं बन सकते। ये तो सिर्फ अपने अवाम को राजी करने के लिए बात की थी। पोस्टमार्टम कर दिया नहीं, लेकिन मेजर साहब आंदे ने कि वो बहुत कुछ नहीं कर सकते जोड़ा उन्हें कीता। मसलन एयरपोर्ट ते आंदे ने उत्ते एयरपोर्ट पे वो भी हो गया, आंदे ने काफी कुछ नहीं सी अगे भी हो सकता। अच्छा, मैं कानूनी तौर पे जोड़ा है इसका जवाब समर साहब, मेजर साहब मेरी बात तो सुन ले। ये जो बायोमेट्रिक है, आप किसी भी फोटो स्टेट की दुकान पे जाके, किसी भी पीसीओ के ऊपर जाके, किसी बुकड़ी को नहीं, अगर साहब कराते
अदर साहब बात सुने, डिफेंड करें कि अदर साहब क्या ये बाजवा साहब क्या ये सहूलत आम लोगों के लिए है? 5 साल के बच्चे को 7 साल के बच्चे को हथकड़ी लगी हुई है कल। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले सर, सिर्फ कर रहा हूं साहब। बाजवा साहब मेरे सवाल का जवाब दे आप जवाब। बाजवा साहब उसके मशीन वाले को 500 रुपया दे, चलो ठीक है, मान लेते बायोमेट्रिक अभी बहुत ठीक है बाजवा साहब, बिल्कुल ठीक है, आप बात करें। मैं फानी साहब से मैं आपसे आखिर बात में ये करना चाह रहा हूँ बाजवा साहब, आपने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब की, मोहतरम नवाज शरीफ की ये सियासी बयान था। सियासी बयान होता क्या है, काइंडली इसको एक्सप्लेन करेंगे? ये सच होता है कि क्या होता है कि जब मैंने कौमी असम्बली में खड़े होके अल्लाह के 99 नामों के नीचे खड़े होके मैंने सियासी बयान दिया था? सर्टेन लीडर ये सियासी बयान होता क्या है यार? सियासी बयान बस ऐसे ही होता है जैसे हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो के अंदर कहती है कि हम कश्मीर को आजाद करवाएंगे, 5 साल के बाद चले जाते हैं कश्मीर होते होते ही। यानी 77 साल से ये सियासी नारे ऐसे ही होते हैं। मैं एक बात अर्ज करूं, वो ना इंडिया का एक वजीर आला था, उसने ना आकर पता क्या किया, तकरीर दिखाई उन्होंने कहा जनाब सारे लोगों को घर दो, उन्होंने कहा दे दिए, उन्होंने कहा जेवरात दो दे दिए, उन्होंने कहा गाड़ियां दो दे दिए। अब अपोजिशन लीडर सारे परेशान हो गए, वो यार ये मुल्क क्या बनेगा तुम्हें का। तो थोड़ी देर बाद जब वो सारी तकरीर खत्म हो गई, उन्होंने कहा वो दे दे, उन्होंने कहा ऐलान कर रहा था, कर दिया बस दे दिया। बस यही ऐलान होते हैं जनाब। फानी साहब ये तो जरा सियासी तड़का बीच में जरा ना लगे तो जाहिर है बात बनती नहीं। फानी साहब दोबारा आपकी तरफ आऊँगा, जो पाकिस्तान डिप्लोमेसी इस पे कर रहा है ये सारे मामले पे दोबारा से, और पाकिस्तान ने एक बड़ी कमाल डिप्लोमेसी की, सालसी की, अमन को एक मौका लेके दिया और पाकिस्तान ने इस पीस प्रोसेस को जैसे आगे बढ़ाया और उसकी पाकिस्तान ने बड़ी कॉस्ट भी पे की। तो आप इस पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को, इस एफर्ट को कैसे देख रहे हैं? सर पाकिस्तान ने तो पहले भी इंतहाई खुशअस्लूबी के साथ और इंतहाई खूबसूरती के साथ तमाम मुतहारब जितने भी ग्रुप्स थे उनके दरमियान एक इंतहाई टाइट रोप ऑफ डिप्लोमेसी पे चलते हुए तवाज़ुन को कायम रखा है। और अब भी वो 10 दिन की, जैसे दोनों मीडिएटर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि 10 दिन के लिए दोबारा से जंग बंदी की तरफ आपको आना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 10 दिन जब गुजर जाएंगे, ऑयल की प्राइसेस जब नीचे आ जाएंगी और दुनिया के अंदर दोबारा से चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी, उधर से म्यूनेशन सप्लाई का आना शुरू हो जाएगा, तो अमेरिका जो है वो दोबारा से ईरान के ऊपर जो है वो अगले हमले की तैयारी करेगा ताकि पाकिस्तान दोबारा से फिर अमेरिका के बिहाफ पे मेडिएशन कर सके और फिर वो इस साइकिल को चलाता जाए। तो बुनियादी तौर पर जो अमेरिका है वो पाकिस्तान या और जो कतर जैसे मेडिएटर्स हैं उनको अपने स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने जितनी एफर्ट मारी थी इस सफारती सतह पे, हमारे वज़ीर आज़म कभी सऊदी अरेबिया में, तो हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो ईरान में होते थे और वज़ीर ख़ारजा कहीं पे, वज़ीर दाखिला कहीं पे, तो हम अल्टीमेटली देखते हैं कि इतनी सारी एफर्ट करने के बाद अमेरिका ने MOU के पहली शिक की भी जो है वो उसको भी वायलेट किया। लेबनान की जंग के हवाले से क्या पेशरफ्त की वायलेशन होती है, आर्टिकल नंबर 5 के हवाले से खुद ये लिखा कि मैकेनिज्म जो है वो ओमान और ईरान मिलकर बनाएंगे, उसको नहीं बनाने दिया गया और फिर एक नई राहदारी के लिए उसने कतर और सऊदी अरेबिया को बीच में ले आया। फानी साहब बिल्कुल दुरुस्त कहा। मेजर साहब आप इस पे को बात करना चाहें? मैं सर इस पे ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो फानी साहब ने बताया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इस पे एफर्ट की है, लेकिन इससे ज़्यादा फील्ड मार्शल साहब का जो रोल है पहले भी बहुत ज़्यादा दोनों कहीं कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बुनियादी बात की है ना, अभी भी वो कहते हैं ऐसे लगता है कि जैसे अमेरिका लड़ाई को एक्सपेंड नहीं होने के लिए दिया, इस्तेमाल कर रहा है। एक तो लड़ाई को एक्सपेंड नहीं होने दिया, दूसरा अल्लाह का शुक्र अदा करें कि USA भी, ईरान भी और दूसरे ममालिक भी, पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया, यहाँ पे आके लोग बात करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं और ये एफर्ट भी करते हैं। जब भी लड़ाई शुरू हो जाती है या कोई मसला बनता है तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कोशिश करते हैं कि उसका एस्केलेट ना हो, उसको फैला ना जाए और उसको क्लोज किया जाए और अमन के। लेकिन ये तासर नहीं जाना चाहिए ना कि जी जब अमेरिका को जब ज़रूरत होती है वो बात कर लेते हैं, जब इंटरसेप्टर ख़त्म होते हैं, असला ख़त्म होता है तो कहते हैं यार ज़रा करो जो कुछ, फिर वो अपना बंदोबस्त कर लेते हैं, लड़ाई शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है हमको उसके एक्सेट प्लान का हिस्सा नहीं है। अमेरिकन इस दफ़ा नए हथियारों के साथ है, पहले अमेरिकन ने ड्रोन से इस्तेमाल नहीं किए थे, अब इस दफ़ा वो ड्रोन लेकर इतने डरे हुए हैं कि F-35 उनका पिछली दफ़ा गिरा, उनके तैयारे बहुत कम, मेरा ख्याल इस दफ़ा उन्होंने एयरफोर्स इस्तेमाल ही नहीं किया, सिर्फ उन्होंने मिसाइल इस्तेमाल किए। स्ट्राइक्स की हैं। सदीक साहब
और ड्रोन्स के क्लोजिंग जरिए किया। रिमार्क्स में आप क्या कहेंगे कि इस सारे मामले में अमेरिका सबको भी इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान को भी इस्तेमाल कर रहा है, हमारी तो एफर्ट पूरी दुनिया ने उसका एतराफ़ किया। ये ट्रंप तो एक ऐसा ना हजार किस्म की पर्सनैलिटी है, ना इसका कोई ज़ुबान है, ना इसका कोई करैक्टर है, तो अल्टीमेटली को हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि जब भी उसका फ़ोन आए हम दौड़ लगा दें। देखिए जुल्फ़कार राज साहब, मैं जहां तारीख का एक तालिबे इल्म हूं, किसी को अगर वक्त मिले तो 450 साल पहले के ज़ायनिस्ट के 26 प्रोटोकॉल्स पढ़ लें, उनको समझ आ जाएगी कि दुनिया के अंदर राज कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है। एक्चुअल तो पीछे जो मेन है वो तो ज्यूइश लॉबी है ना जी, वो ज़ायनिज्म है। ज़ायनिज्म अमेरिका को या पेंटागन उन सबको चला रहा है, और अल्टीमेटली देखें ये हमें आप अमेरिका ने देखें, ईरान ने साबित कर दिया है, ईरान ने आपके लिए एक लाइन ऑफ डायरेक्शन दे दी है। और मैं आज भी समझता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अमेरिका को छोड़े, लेकिन पाकिस्तान को अपना ये ब्लॉक जो है, जिसमें चाइना है, जिसमें ईरान है, जिसमें टर्की है और रशिया है, ये वाला ब्लॉक मजबूत। अजहर सदीक साहब, इसमें बदकिस्मती से ये सारा जो रोल हम प्ले कर रहे हैं फ़ानी साहब, इसमें हमें फाइनेंशियली कुछ मिल भी तो नहीं रहा ना। ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए अगर अपॉर्चुनिटी आई थी तो हमारी लीडरशिप का सबसे बड़ा इम्तिहान है इसको कैपिटलाइज करके फाइनेंशियल में कन्वर्ट करना। हमने तबाह कर दिया, तो हमारा कसूर है उसमें। हम वो भी नहीं कर कोई सके। माने या ना माने इस बात को, ये डेट्स रियलिटी। और अगर हम आज भी ना सीखें कि इसको कैसे लेके जाना है, पूरी दुनिया को कंट्रोल कैसे। अजहर सदीक साहब बहुत शुक्रिया, फ़ानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आसिफ बाजवा साहब, मेजर साहब, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे, कल इंशाल्लाह नए प्रोग्राम और नए मेहमानों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।